हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th 2023 के इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आज बिल्कुल वैसा ही आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड पैटर्न पर बिल्कुल बेस्ड है। और ये इस पेपर को एक बच्चे के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और अपना क्या आंसर वो देते हैं, कौन कौन सी गलतियां करनी नहीं चाहिए, इसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा और हम बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जैसा कि ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर है, जिसमें आपको क्या रहता है, फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड रहते हैं आपको अच्छे से पेपर को रीड करने के लिए। फिर ये पेपर 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, A B और C D करके। फिर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मार्क्स जो है इंडिकेटेड किए गए हैं अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। पैसेज को और आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है काफ़ी केयरफुली, उसके बाद में आंसर देना है। जैसे पहला सेक्शन है रीडिंग का, इसमें अनसीन पैसेज रहता है। टोटल 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का। और 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एक एक नंबर के, उसके बाद में 4 क्वेश्चंस रहते हैं 3-3 नंबर के, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है हाउ वी कैन सॉल्व अनसीन पैसेज इजीली, कैसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो भाई इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, पहले पैसेज को डिटेल में पढ़ा जाए और इसकी हिंदी निकाली जाए, तब पैसेज को सॉल्व करें। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है। तो सेकेंड प्रोसेस इसका ये है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद में लाइन सर्च करें पैसेज में कहाँ है, और फिर उसके बाद में वैसा ही अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ क्वेश्चंस आप आंसर दें उसी टेंस से, ठीक है ना। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो मीनिंग वैकैब होता है, वैकेबलरी पोर्शन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स या मीनिंग, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर हम पैसेज को ना पढ़ें तो। दोस्तों इसको एक बच्चे के द्वारा मैंने बताया, सॉल्व किया गया है। इसमें मैंने नंबरिंग भी की है कि कहाँ पर क्या क्या गलत है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो देखा जाए क्या कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको पहले डिटेल में पढ़ लें फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। शिवाजी का जो जीवन है वो भरा हुआ है कई सारे कार्यों और उपलब्धियों से। ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी, उन्होंने निर्माण किया या बनाया या गठित किया एक बहादुर सेना का। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन, और उन्होंने आधार रखा एक संगठित स्टेट का। जस्ट बाई फोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के द्वारा एंड पर्सनालिटी के द्वारा ही इन्होंने सेव्ड द मराठास इनटू अ नेशन, मराठा को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज़, उनकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वह रेयर, रेयर का मतलब बहुत ही दुर्लभ हैं। जो चीज़ इजीली अवेलेबल ना हो वो होता है रेयर। इसका अगर एंटोनिम्स बात करें तो हो जाएगा कॉमन, क्लियर। तो वर रेयर इन डैट एज, बहुत सारी उपलब्धियां और क्वालिटी ऐसी थी इनके अंदर जो उस उम्र में बहुत ही दुर्लभ होती हैं। ही परफॉर्म्ड नॉट ओनली द ओल्ड हिंदू रिलीजियस राइट, उन्होंने परफॉर्म्ड किया न केवल पुराने हिंदू के धार्मिक रस्मों को, बट आल्सो प्रैक्टिस्ड, और बल्कि इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस्ड अ ब्रॉड माइंडेड टॉलरेशन। प्रैक्टिस्ड का मतलब होता है कुशल या फिर अभ्यस्त। तो क्या दिया गया है, बट आल्सो प्रैक्टिस्ड अ ब्रॉड माइंडेड टॉलरेशन, बल्कि व्यापक सोच वाली सहनशीलता को भी, एक कुशल व्यापक सोच वाली सहनशीलता को भी इन्होंने अपनाया या किया या दिखाया। अब मुसलमान होली मैन, एक पवित्र मुसलमान व्यक्ति जो है, वाज एज रिस्पेक्टेबल टू हिम, उनके लिए उतना ही सम्मानित था और जितना सम्मानीय था जितना कि एक ब्राह्मण। ही वुड काज नो हार्म टू एनी हॉली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम, उन्होंने किसी भी मुस्लिम पवित्र बिल्डिंग को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ही कुड पनिश सिवियरली, वो बड़ी कठोरता से सजा देते थे। बट ही वॉज नॉट बाई नेचर इधर क्रूल और ब्लड थर्स्टी, लेकिन वो उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल भी निर्दयी या फिर ब्लड थर्स्टी अर्थात खून का प्यासा अर्थात लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के लिए ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट, उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया उनके साथ। द स्पिरिचुअल लेसन, आध्यात्मिक जो लेसन थे, विच ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मदर, जो उन्होंने अपनी माता से सीखा था, वर स्ट्रेंथ बाय हिज फेमस गुरु रामदास और
इनको ये जो सिखाए गए किसके द्वारा, उनके गुरु रामदास के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम हिज पेकुलियर जीनियस, अपने इस विचित्र जीनियस के द्वारा, ही वॉज अ नोटेबल एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, फॉर द ओल्ड हिंदू ट्रेनिंग कपल कुड प्रोड्यूस, जो कि हिंदू ट्रेनिंग कुड प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना। तो ये पैसेज दिया गया है, इसका अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ें। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका प्रोवाइड कराया गया है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ शिवाजी, शिवाजी का जीवन कैसा था। तो बच्चे ने अपना आंसर लिखा है कि द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। आंसर तो राइट है दोस्तों, लेकिन यहाँ से हमको एक्स्ट्रा कटिंग से बचना है। और ये देखिएगा बीच में पंक्चुएशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, कैपिटल लेटर से लिख दिया, जबकि ये स्मॉल लेटर से होना चाहिए था, एक्शन एंड अचीवमेंट। क्लियर हो गया, सही है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पैसेज दिया गया है, व्हाट डिड शिवाजी डू। अगर हम पैसेज से करते तो क्या करते, देखो पहला क्वेश्चन था कि शिवाजी का जीवन कैसा था, तो आंसर दिया गया था द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखो ऐसे तो ये जो कॉपी में इन्होंने आंसर लिखा, मैं उसी को समझा रहा हूँ क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के, ये पैसेज मैंने बताया, क्योंकि अलग से हम अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर हमको सॉल्व करना। फिर दिया गया, व्हाट डिड शिवाजी डू, शिवाजी ने क्या किया। तो इन्होंने लिखा है, शिवाजी बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी एंड लेड द foundations of an organized state. He performed not only the old Hindu religious rites but also practiced a broad-minded toleration. ये इनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, he built a large and brave army and laid the foundation of an organized state. Clear. फिर इसके बाद में दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज शिवाजीज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम, इस्लाम के प्रति उनका ट्रीटमेंट कैसा था। तो इसमें पैसेज में भी दिया गया, बच्चे ने लिखा है कि शिवाजी ट्रीटमेंट वाज टुवर्ड्स इस्लाम। यहाँ पर ये अरेंजमेंट गलत है, होना चाहिए शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम वाज कैसा, एज रिस्पेक्टेबल टू हिम एज अ ब्राह्मीन, ही वुड काज नो हार्म टू एनी हॉली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम। क्लियर। तो ये नंबर भी मैंने यहाँ पर इनको दे दिए हैं। फिर इसके बाद में दिया गया है डी, हाउ डिड शिवाजी बिहेव टुवर्ड्स वीमेन, कैसे शिवाजी व्यवहार करते थे किससे, महिलाओं से। तो इसमें दिया है, शिवाजी बिहेव्ड अ जेंटल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वीमेन, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में ये, फिर इसका आंसर नंबर फर्स्ट का जो ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैकैब से रिलेटेड रहते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ऑनरेबल, ऑनरेबल के जैसा इस पैसेज में मीनिंग कहाँ पर दिया गया। तो ऑनरेबल का मतलब होता है क्या, सम्मानित। इस पैसेज में जब आप सर्च करेंगे तो आपको रिस्पेक्टेबल मिलेगा, इसका मतलब भी क्या होता है, सम्मानित। तो ये लिख दिया गया रिस्पेक्टेबल। दूसरा दिया गया है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चंस इसका था वैकैब का, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ कॉमन, कॉमन का मैंने अभी जब रीडिंग किया था बताया था रेयर होता है, रेयर हो जाएगा, इन्होंने स्पिरिचुअल लिखा, ये रॉन्ग था। क्लियर। फिर दिया गया है, फिर लास्ट क्वेश्चन दिया गया था कि राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिवियरली, सिवियरली का मतलब होता है कठोरता से, इसका अर्थ हो जाएगा अपोजिट जेंटली। इनका ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी दिया गया, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। टॉपिक दिए गए, प्राइस राइज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर, या फिर डाउरी सिस्टम और प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। दोस्तों अगर पेपर में आर्टिकल के स्थान पर इससे होता तो हम जब लिखते हैं मैटर तो उसमें हेडिंग्स प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल जब हम लिखेंगे तो उसमें हेडिंग्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो देखो बच्चे ने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा उसने आंसर नंबर 2 और आर्टिकल जिसका नाम है डाउरी सिस्टम, किस पर लिखा, डाउरी सिस्टम पर। आइए कुछ वर्ड्स इनके देखते हैं। दिया गया है, इन आवर इंडिया, हमारे भारत में, देयर इज़ अ प्रैक्टिस टू गिव प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डॉटर मैरिज, हमारे भारत में ये प्रचलन है कि पुत्री को या बेटी को उपहार दिया जाता है उसके शादी के समय। तो दिस इज़ डन
एन एक्ट ऑफ लव, ये किया जाता है एक प्रेम के तौर पर, या एक कार्य होता है स्नेह का, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति या बच्ची के प्रति। दीज मैरिज गिफ्ट्स इज नन एज डाउरी, इन्हीं शादी के इन उपहारों को हम लोग बोलते हैं क्या, डाउरी। ऐसे करके ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है, देखिए कितना अट्रैक्टिव है और चार्मिंग है। इन्होंने जो लिखा है इसमें हम स्केच का यूज़ करें, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ऐसे जो वैलिड हैं उन स्केच का यूज़ करके आंसर हम दे सकते हैं। तो इन्होंने ये आर्टिकल ऐसे, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसे लिखा गया है, ऐसे अट्रैक्टिव लिखे हैं। जब आर्टिकल कितना ही अच्छा उसके अंदर कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन पूरे नंबर आपको तभी मिलेंगे जब वो अट्रैक्टिव लिखा होगा, बढ़िया सा हाईलाइटेड करके आप ऐसे लिखें। देखिए मैंने इनको यहाँ पर 10 मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैटर भी इनका ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट इनसैनिटरी, जो अस्वास्थ्यकारी अवस्था है, स्थिति है आपके शहर एरिया की, उसके बारे में एडिटर न्यूज़पेपर के संपादक को आपको लेटर लिखना। या फिर राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आपको फुल फी कंसेशन लेना है, इसके लिए आप एक लेटर लिखें अपने प्रिंसिपल को, ताकि आप आगे की पढ़ाई भी कैरी कर सकें। फिर उन्होंने लेटर जैसे लिखा है, आइए देखते हैं कैसे क्या किया है। तो ये इनका लेटर है, यहाँ से ये दिया गया है कि सबसे पहले हम लेटर में क्या करते हैं दोस्तों, इन्होंने लेटर लिखा तो इसमें दिया गया है 18 कृष्णा नगर मथुरा टू द एडिटर, एडिटर को लिखा है। तो द एडिटर न्यू भारत टाइम्स, ये इनका न्यूज़पेपर हो गया, या द नव भारत, ये नव भारत टाइम्स लिखा है, इसके आगे द लगाना चाहिए था। न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाना चाहिए था द नव भारत टाइम्स, क्लियर। और ये डेट रहेगी, फिर यहाँ से लिखोगे सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ, इसको यहीं से इसके नीचे से स्टार्ट करना था कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा, ऐसे करके ये जो आर्टिकल लेटर है इन्होंने लिखा है। और इधर भी है थोड़ा सा, जब हम इंड करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं, एडिटर को लिखा है। तो मैंने यहाँ पर देखो बच्चे ने लिखा है योर ट्रूली, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए योर्स ट्रूली XYZ, और ये डेट यहाँ पर मत लिखें क्योंकि उधर आपने शुरुआत में लिख दिया है। और ये एक्स्ट्रा कटिंग ओवर कटिंग से बचें, अदरवाइज आपको नंबर मिलने वाले ठीक से नहीं है, इसलिए 10 मार्क्स में इनको 9 मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं, क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, जैसे ये वैकैब से रिलेटेड भी रहता है। एंड यू फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव्स इन लक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, अर्थात किसी पोस्ट पर अगर आप हैं और उसमें अपने रिलेटिव्स को आप ज़्यादा फेवर करते हैं, ये क्या कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसमें। तो ये देखिए इनका आंसर राइट है, इन्होंने लिखा है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेज एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घोर शत्रुता। तो द फ्रेज एट डैगर्स ड्रॉन का होता है टू मेक द डैगर्स रेडी टू फ्राइटन ओनली बाई शोविंग ओपन स्वार्ड्स बिटर इनमिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटर इनमिटी, इन्होंने लिखा भी है, को नंबर प्रोवाइड करा दिए गए। फिर इसके बाद में अगला दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ सैवेज, सैवेज का मतलब होता है द सिनोनिम्स ऑफ सैवेज, सैवेज का सिनोनिम्स देना है। सैवेज का मतलब होता है र्यूड, इनहॉस्पिटेबल या फिर बारबरस, तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरस, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट फिर क्या दिया गया है, द एंटोनिम्स ऑफ डिसोलेट, द एंटोनिम ऑफ डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन, सुनसान। इसका आंसर देखिए क्या लिखा है इन्होंने, तो डिसोलेट का हो जाएगा ऑप्शन इनहैबिटेड, दिया गया है आपको, ये देखिए इनहैबिटेड दिया गया, तो इसका हो जाएगा डी पार्ट का इनहैबिटेड, इनहैबिटेड इन्होंने प्रोवाइड कराया। फिर दिया गया है मोहन इज़ मोर टॉलर, ये टॉलर लिखा है टॉलर होता है, ये मिसप्रिंट हो गया है। मोहन इज़ मोर टॉलर देन राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में क्या एरर है, देन है, इज है, टॉलर है, मोर है। तो भाई टॉलर जो है, टॉलर TALLER टॉलर ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है कंपैरेटिव डिग्री में, इसके आगे मोर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, क्या, मोर, इसको इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिएगा
मोर लिखा है। फिर क्या दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको लिखना है, किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या दिया गया है यहाँ पर कि ही सेड टू मी डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। ये इंट्रोगेटिव है और बोर्ड में इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसका आंसर बनाए दोस्तों तो होगा ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी, ये इधर डिड हो जाएगा यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, सबसे आंसर होगा ही आस्क्ड मी इफ, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आई हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। इन्होंने आंसर क्या लिखा है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। आंसर इनका बिल्कुल राइट है। तो दो करने थे, दो में से कोई एक इन्होंने एक कर लिया है। फिर आगे दिया गया था आंसर नंबर इसका बी पार्ट, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये देखो इसमें दो दो दिए जाते हैं, कोई एक करना, आप दोनों मत करिएगा। जैसे दिया गया सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स बनाना है। दूसरा दिया गया द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज स्टूड अप, सिंपल। उन्होंने क्या बनाया है कि दो सी इज रिच कॉमा सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था। सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बना सकते थे कि यद्यप वह अमीर है फिर भी वह हैप्पी नहीं, चाहे तो कॉमा लगाते चाहे तो यहाँ पर यट। इन्होंने लिखा है दो सी इज रिच कॉमा सी इज नॉट हैप्पी। क्लियर, तो ये आंसर बन गया इनका। फिर दिया गया है यहाँ से चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दिया गया है योर बिहेवियर हैज़ सरप्राइज्ड मी, इसका बनाना पैसिव वॉइस या ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। इन्होंने पैसिव वॉइस बनाया है कि क्वेश्चन था योर बिहेवियर हैज़ सरप्राइज्ड मी, इधर आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा हैव बीन आई हैव बीन सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज के साथ दोस्तों एट लगता है ना कि बाई लगता है, इन्होंने गलत कर दिया, आई हैव बीन सरप्राइज्ड बाय योर बिहेवियर। ये इनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए इसको कट कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे कि दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कोई एक सेंटेंस आपको सही करना था। तो 5 शीप्स आर ग्रेजिंग आई प्रेफर मिल्क दैन टी, तो इसमें से इन्होंने किया है 5 शीप आर ग्रेजिंग, ऊपर दिया गया आंसर। तो भाई जो शीप होता है, डियर होता है, स्वाइन होता है, इन सब में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, तो शीप्स नहीं होगा बल्कि शीप हो जाएगा, ये आंसर इनका राइट है। फिर देगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। क्लियर, तो इन्होंने किया है इसका, ये होमोफोन्स है ओकेशन और वैकेशन का। ओकेशन मीन्स होता है पेशा और इस वैकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी। तो इन्होंने इसका यूज़ लिखा है टीचिंग इज़ माई ओकेशन, की जो टीचिंग है वो मेरा ओकेशन है। आई एम गोइंग टू शिमला इन समर वेकेशन, मैं जा रहा हूँ शिमला समर वेकेशन में, बिल्कुल यूज इनका राइट है, इसलिए इनको नंबर दे दिया गया। फिर इसके बाद में ट्रांसलेशन जैसे दिया गया है असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए से लेकर के फूलों की सेज तक। तो जो ट्रांसलेशन हम करते हैं, ट्रांसलेशन के अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई गई। इन्होंने काफ़ी इसमें टेंस में और स्पेलिंग एरर की है, इसकी वजह से इनको इसमें फुल मार्क्स नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, इनको केवल 3 मार्क्स दिए गए हैं। ऐसी गलती मत करें, ट्रांसलेशन जब भी बनाएं काफ़ी सीरियसली और बहुत अच्छे से समझ कर बनाएं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें और कहीं दूसरे पार्ट से अपने इस टाइम को एडजस्ट कर लें ताकि ट्रांसलेशन बिल्कुल भी गलत ना होने पाए। फिर इसके बाद में सेक्शन डी पार्ट में क्वेश्चंस और आंसर हैं, जैसे हु वाज साहब, व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई। साहब कौन था और वह क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। तो इसमें इन्होंने आंसर इसका दिया या अथवा करके वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, विलेजर्स लोग क्यों आए थे स्कूल उस दिन। तो देखिए इन्होंने जो आंसर इसमें दिया इसमें काफ़ी कट कर दिया, ऐसे कटिंग करके हमने कहा है पहले भी आपको नहीं लिखना है, बहुत आराम से लिखें, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग ना करें। क्लियर, तो ये आंसर जो है इसका, इसीलिए इनको 1 मार्क्स इसमें से कट करके दिया गया, केवल 3 मार्क्स दिए गए। भले ये सारी चीज़ें सही हैं लेकिन ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करें।
फिर उसके बाद में दिया गया है यहाँ से सेक्शन, इसका क्वेश्चन दिया गया है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन ऑब्लिक करके दिया गया, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फेयर, उन्होंने कैसे अपने फेयर को दूर किया वाटर के। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे, इसमें केवल यही दिखाया जा रहा है कि कैसे कॉपी को लिखें और क्या गलती ना करें। तो यहाँ पर जिसे दिया गया, डगलस वेंट टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्ड इन अ हाई मीडो, ऐसे करके ये आंसर दिया गया। इसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से लिखें। फिर भी मैंने इसको जो है इनमें पूरा मार्क्स दे दिया है, ये 4 मार्क्स अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में ये आंसर देना था, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ड्वेलर्स ऑफ फिरोजाबाद वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, या द पेडलर बिलीव्ड इन डैट होल वर्ड इज रैट ट्रैप, हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट कॉट इन द सेम। इन्होंने ये देखिए आंसर इसको लिखा है, ये आंसर नंबर 8 है, काफ़ी अच्छा सा लिखा है और इसमें गलतियाँ भी नहीं है, इसलिए इनको नंबर्स इसमें दे दिए गए हैं, 7 मार्क्स पूरे इनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फिर आंसर नंबर जो 9 दिया गया है ये पोइट्री से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा। ये पोइट्री पोर्शन रहता है, स्टैंजा आपको प्रोवाइड कराया जाता है और इसके क्वेश्चंस आंसर लिखने रहते हैं, जैसे कि बच्चे ने लिखा है, ये इनके क्वेश्चंस और आंसर हैं। ऐसे करके आप क्वेश्चंस और आंसर लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको करना है, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं इसमें। जब सेंट्रल आइडिया लिखें उसको काफ़ी अट्रैक्टिव ऐसे ही लिखें ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे, वरना सेंट्रल आइडिया में पूरे मार्क्स मिलते नहीं है, वो कट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अट्रैक्टिव सेंट्रल आइडिया आपको भी लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11th में जैसे दिया गया, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। ऐसे 2 क्वेश्चंस में से कोई एक करना है आपको। देखो बच्चे ने ऐसे इसका जवाब दिया है, व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, इसका आंसर इन्होंने लिखा है। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में 11 का जो बी पार्ट है उसका भी इन्होंने आंसर लिखा है ऐसे। फिर जो 12 नंबर पे क्वेश्चंस आता है उसका ये लॉन्ग आंसर रहता है, इन्होंने लॉन्ग आंसर दिया है और इसमें कोई कटिंग भी नहीं की है, इनका आंसर भी काफ़ी ठीक है, इसलिए इनको पूरे मार्क्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो जैसे ये पेपर है कि पूरा का पूरा ऐसे ये दिया है इन्होंने, इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर में जब भी हम लिखें तो उसमें कोई भी गलती ना करें और एक्स्ट्रा कटिंग से हम बचें, तभी हमें पूरे नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर ऐसे ही हम लिखें तब, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे से आप लिखें, कटिंग मत करें, और हम फिर से ऐसे ही एक पेपर लेकर के आएंगे, उसमें क्वेश्चंस आंसर हम लिख कर के भी बताएंगे कैसे आपको लिखना है और क्या करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।